स्वागत है आप सभी का सोप क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रत्यावर्ती धारा का टॉपिक है LCR, और इसी में ही आपकी अनुनाद की स्थिति भी है, यानी जो अनुनाद का कंडीशन आपसे पूछा जाता है कि अनुनाद की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो LCR परिपथ से ही निकल कर आती है। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक LCR, ठीक है, ये आपके प्रत्यावर्ती धारा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की भी दृष्टि से और वैसे न्यूमेरिकल की भी दृष्टि से। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है इसी टॉपिक से बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉपी पेन लेके हमारे साथ बिल्कुल जुट जाइए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी असेंट, जिसमें क्लास 6 से 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया चैंपियनशिप फॉर क्लास 6 to 12 ये बेसिकली होगा जनवरी 10 को 2021 में। और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, अगर आपकी प्राइज आती है तो आप 5 लाख तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे इनरोल का ऑप्शन आएगा, उस पर इनरोल कर अपने सारे क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर एक कोड मांगेगा, तो कोड मांगे तो शुभम@12 जैसे डालोगे आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की। जैसे जैसे मैं आपको समझाते चलता हूँ वैसे वैसे आप नोट डाउन करते चलिए, जिससे इसमें कहीं पर भी कोई डाउट ना आए। इसमें थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LCR को जानने से पहले हमें L, C और R इन तीनों के बारे में अलग अलग जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद होगा जब मैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस केस में हर एक सर्किट को अलग अलग मैंने डिफाइन किया था। ठीक है, हर एक सर्किट को अलग अलग मैंने डिफाइन किया था। हर एक सर्किट का अलग अलग जो है मैंने फेजर डायग्राम बताया था। तो उन सभी को, यानी तीनों सर्किट को मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर देता हूं, फिर हम लोग LCR पर बढ़ेंगे, जिससे हमें LCR के हर स्टेप पर आसानी हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम R परिपथ की बात करें तो R परिपथ में क्या होता है, इसमें नॉर्मली एक प्रतिरोध होता है, ठीक है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इस कंडीशन में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जुड़े होने में उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज की वजह से जो प्रत्यावर्ती धारा मिलती है, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज ये दोनों साथ साथ होते हैं। कैसे होते हैं? साथ साथ होते हैं, यानी समान कला में होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं ये क्या है, समान कला में। इनके बीच कलांतर कितना होता है? 0 होता है। इनके बीच कलांतर कितना होता है? 0 होता है, यानी 0 होता है। ठीक है, और Im अगर इसमें ओम का नियम अप्लाई किया जाए तो Im बराबर निकल के आता है Vm/R, जहां पे R क्या है? परिपथ का प्रतिरोध है। और प्रत्यावर्ती धारा में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिरोध को प्रतिबाधा वर्ड से संबोधित करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध को AC, ठीक है, AC में प्रतिरोध को जो है प्रतिबाधा बोलते हैं। यही अगर DC यानी डायरेक्ट करंट की बात की जाए तो यही प्रतिबाधा हमारा क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, जो कि ओम का नियम था। ठीक है, तो यहां तक बात सबको क्लियर हो गई। और प्रतिबाधा को हम XR से डिनोट करते हैं। XR की वैल्यू है कितनी? R। ठीक, आगे बढ़ते हैं, L परिपथ के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। L परिपथ में क्या है? L परिपथ में हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितनी होती है? Im sin ओमेगा t, जहां पे ये क्या है? धारा का शिखर मान है। ठीक है, यहां पर भी धारा का ये शिखर मान है, और ये जो ओमेगा टी था ये हमारा क्या था? कला था। क्या था? कला था। यहां पे कला क्या है? ये हमारा क्या है? कला है, और ये हमारा क्या? शिखर मान है। ठीक है, इस केस में क्या है? L के केस में I जो है B से 90 डिग्री पीछे चल रही है, यानी π/2 पीछे है। या इसको दूसरे वर्ड में अगर हम बोले तो V जो है I से π/2 डिग्री जो है क्या है? आगे चल रही है, यानी कि वोल्टेज धारा से 90 अंश या π/2 आगे चल रहा है। π/2 का मतलब अगर हमारी धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो B π/2 आगे है, तो यानी इससे 90 अंश का कोण बनाते हुए ये वाली लाइन, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी?
V, और इसमें साथ साथ है यानी इसी डायरेक्शन में हमारी I भी हो जाएगी और इसी डायरेक्शन में R भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर ओम का नियम अप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, IM इक्वल टू यानी धारा का मैक्सिमम मान वोल्टेज बटे परिपथ की प्रतिबाधा, और परिपथ की प्रतिबाधा कितनी है, एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा या एल ओमेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, बात एक ही है। आगे देखते हैं सी परिपथ। सी परिपथ में क्या है, सी परिपथ में भी I बराबर IM साइन ओमेगा टी, ये हमारा धारा का शिखर मान है। ठीक है, दूसरा ओमेगा टी क्या है, कला है, ये क्या हमारी कला। इस केस में क्या होता है, सी परिपथ में धारा जो है वोल्टेज से π/2 डिग्री आगे है, यानी 90। यहाँ पे धारा आगे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अगर धारा आगे है तो वोल्टेज पीछे है। ठीक है, तो यानी अगर ये हमारी लाइन I को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी धारा को दिखा रही है, तो π/2 डिग्री पीछे है, यानी ये ऐसे पीछे। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या दिखाएगा, V को दिखाएगा। ठीक है, यानी π/2 डिग्री पीछे है। और यहाँ पे जो परिपथ की प्रतिबाधा होती है, परिपथ की प्रतिबाधा को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, सी परिपथ है तो एक्सिस है, और एक्स इक्वल टू होता है 1/ωc। तो IM इक्वल टू कितना फार्मूला बन जाएगा, क्या होता है, धारा का शिखर मान इक्वल टू वोल्टेज का शिखर मान अपान परिपथ की प्रतिबाधा। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा कितनी है, 1/ωc, 1/ωc रखोगे, ωc चला जाएगा ऊपर, तो Vm/ωc। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं LCR। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से इन्हीं तीनों का यूज करते हुए, इन्हीं तीनों के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अब LCR सर्किट को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं LCR परिपथ। LCR परिपथ, ठीक है, LCR परिपथ में होता क्या है, एक L होता है, एक C होता है, एक R होता है। ठीक है, तो एक हमने R लगाया, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, हम किसी को भी पहले जोड़ सकते हैं, R को पहले जोड़ सकते हैं, C बाद में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, LCR श्रेणी क्रम में जोड़ना है, यानी 1 के बाद एक के बाद दूसरा जोड़ना चाहिए। ये हमारा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ये हमारा L हो गया। ठीक, ये हमारी C हो गई। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से इसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है कितना, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब अगर इसको हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कनेक्ट किया, यहीं पे समझने की बात है, ध्यान से समझते जाइए, कहीं पर भी कोई डाउट आने वाला नहीं है। एग्जाम में भी आप आसानी से बिल्कुल राइट कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने लगाया, तो इसमें क्या होगी, एक प्रत्यावर्ती धारा बहेगी। अब जो भी धारा बहेगी वही धारा इससे भी जाएगी, इससे भी जाएगी, इससे भी जाएगी। ठीक है, क्लियर भाई। देखिए, क्योंकि ये एक के बाद एक है, एक के बाद एक दूसरा जुड़ा हुआ, तो जो भी धारा जाएगा वो इसमें से गुजरेगा, इसमें से होने के बाद इसमें से, इसमें से बाद इसमें से। ठीक है, तो तीनों में से बारी बारी से वही सेम धारा जाएगी, यानी इसमें भी धारा आई ही जाएगी, इसमें भी धारा आई जाएगी, इसमें भी धारा आई जाएगी। ठीक है, और ये हम लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर में, ठीक है, ओम के नियम में वही सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई चीज या जब सर्किट हमारी सीरीज में होती है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो उसमें धारा समान होती है और वोल्टेज जो है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी वोल्टेज करने का मतलब है ये भी अब 3 भागों में बंटने वाली है, थोड़ा सा इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। ठीक है, तो ये V जो है क्या होगी, 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं ना, ये L और ये C। ठीक है, तो यहां पे जो वोल्टेज जा रही है, मान लेते हैं कितनी जा रही है, इसको हमने डिनोट किया VR से। यहां पे जो वोल्टेज जा रही है उसको हम डिनोट करेंगे VL से। ठीक है, यहां पे जो वोल्टेज जा रही है उसको हम डिनोट करेंगे VC से। किससे, BC से। ठीक है, तो ये इतनी बात क्लियर हुई। अब अभी जो पीछे हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। इस केस में क्या होते हैं, फर्स्ट केस में यहां पे
जो हमारा वोल्टेज है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी कि वी आर भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसमें वोल्टेज कितना बी आर, तो बी आर और आई आर परिपथ में क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, यानी आराम से आप गाना गाते हुए चल सकते हो, हम साथ साथ हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं पहले केस में आर वाले में, ठीक है, वी आई साथ साथ है, कैसे हैं, साथ साथ है, यानी कह सकते हैं इनके बीच में कलांतर कितनी है, 0 है। आगे बढ़ते हैं एल वाले कंडीशन में। एल के केस में क्या होता है, V जो है B यानी कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री यानी π/2 डिग्री आगे होता है। तो आगे कहने का मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में हमारी करंट जा रही है, ठीक है, तो वोल्टेज इससे 90 अंश आगे यानी 90 अंश के कोण पे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी क्या, वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज कितना VL, ठीक है। तो L के केस में क्या मिला, V I से π/2 आगे, ठीक है। चलिए आते हैं सी में। सी वाले केस में क्या हमने देखा था कि यहां पे जो वोल्टेज है हमारा धारा से 90 डिग्री क्या पीछे है, यानी ये धारा जा रही तो 90 डिग्री पीछे है, यानी ये हो गया हमारा VC। सी के केस में V जो है I से π/2 पीछे, ठीक है। यहां तक बात एकदम से क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए इसको समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक फेजर डायग्राम यूज करते हैं, ठीक है। इसको अपन समझने के लिए क्या करते हैं, एक फेजर डायग्राम बनाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कला आरेख कहते हैं, ठीक है। तो चलिए फेजर आरेख की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। फेजर आरेख, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा फेजर आरेख के द्वारा। यहां पर हमने क्या किया, धारा बना लिया, इस डायरेक्शन में जा रही हमारी आई। अब देखिए वी आर क्या है, ए भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको भी इसी डायरेक्शन में आप लिख लीजिए वी आर, ठीक। दूसरा वी एल इससे 90 डिग्री आगे यानी ऊपर की तरफ, ये हो गया हमारा क्या वी एल। वी सी क्या है, π/2 डिग्री यानी 90 डिग्री पीछे चल रहा, तो ये हो गया हमारा वी सी, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब देखिए इन दोनों का परिणामी कहा जाएगा, अगर ये दोनों एक कम है एक ज्यादा है तो परिणामी हमेशा ज्यादा की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट में केवल क्या बचेगा, वी आर बचेगा। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि वी सी का मान बी एल से छोटा है, बी सी का मान बी एल से छोटा है, ठीक है। माना VC इज लेस देन VL। अगर VC की वैल्यू VL से छोटी है, मान लो VL की वैल्यू 10 है, या मान लो इसकी वैल्यू 20 है और इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, तो परिणामी कितना होगा, VL माइनस VC, VL माइनस VC। तो परिणामी कितना हो गया, VL माइनस VC जब करोगे आएगा 10 और 10 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो हमारा फेजर डायग्राम अगला बनेगा, यानी ये दूसरा बनेगा किस कंडीशन में, जब हम मान लेंगे VL माइनस, ठीक है, VL जो है VC से बड़ा है, तब देखिए फेजर डायग्राम क्या कहता है। इस डायरेक्शन में हमारी आई है, ठीक है, क्लियर। तो परिणामी किधर जाएगा, VL माइनस VC, ठीक है। VL क्योंकि हमारा क्या है, BL बड़ा हुआ, ठीक है, तो परिणामी हमेशा VL की तरफ निकल जाएगा और परिणामी होगा कितना, VL माइनस VC। तो ये हो गया VL माइनस VC, ठीक है, और इधर है हमारा क्या VR। अब इसको हम लोग कैसे जोड़ें, अगर आपको याद हो तो आप लोग जो है कक्षा 9 में, ठीक है, 9th में वेक्टर का एडिशन पढ़े होंगे, ठीक है, और कैसे, समांतर चतुर्भुज के द्वारा, ठीक है, वेक्टर का एडिशन पढ़े होंगे बाई कैसे, चतुर्भुज के द्वारा। तो देखिए कैसे करना है। तो अगर इसको हम एक पैरेललोग्राम या एक चतुर्भुज बनाएं, ठीक है, समचतुर्भुज इस तरीके से, तो इसका जो विकर्ण होगा वही इसका क्या होगा, परिणामी होगा। तो इसका विकर्ण किधर है, ये है, ठीक है, यही इसका क्या होगा, परिणामी होगा। और परिणामी को हम मान लेते हैं कितना, VM,
ठीक है, क्या मान ले रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए इन तीनों को अगर हम सॉल्व करें तो इन तीनों को वोल्टेज कौन दे रहा, यही ना दे रहा Vm, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, Vm होगा, तो इसका परिणामी हम क्या लिख लेते हैं, Vm। ठीक है, ये हमारा परिणामी हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझिए इसको जोड़ा कैसे जाए। बिल्कुल देखिए, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो या फिर मैथ के स्टूडेंट हो, एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं, कहीं पर भी कोई डाउट आपको नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम देख रहे हैं जो हमारी धारा है, ठीक है, ये परिणामी वोल्टेज हमने निकाल लिया, परिणामी वोल्टेज कितना आ गया, Vm। तो अब परिणामी वोल्टेज धारा के साथ जिस एंगल पर जाती है वही हमारी क्या होती है, कलांतर होती है। तो ये रही धारा और ये रहा परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज इसके साथ कितना, किस कोण पे जा रही है भाई, एंगल दिख नहीं रहा, मान लेते हैं फाई एंगल पे जा रहा है। किस एंगल पे, फाई एंगल पे जा रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा। कलांतर कितना होगा, फाई, और यही कलांतर आप याद कीजिए, यही कलांतर देखिए लिखा भी है। ठीक है, आर परिपथ के केस में 0 होता है, आर परिपथ के केस में क्या होता है, 0 होता है, और एल और सी दोनों के केस में 90 डिग्री होता है, लेकिन एक केस में आगे एक केस में पीछे। ठीक है, यहां तक एकदम बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए इसको जोड़ा कैसे जाए। इसको हम नॉर्मली नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक चतुर्भुज, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कौन है, सबसे लंबी, और सबसे लंबी भुजा कौन है, VC। ठीक है, तो यानी कि सॉरी AB, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू है कितनी, Vm। AC की वैल्यू कितनी है, VR। भाई यही तो हमारा VR है, VR प्लस VC, ये VC की वैल्यू इसके बराबर होगी, तो ये कितना है, VL माइनस VC, तो ये भी हो जाएगा हमारा VL माइनस VC, तो ये हो गया VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें अगर हम ओम का नियम अप्लाई करें, ओम का नियम अप्लाई करें, तो यहां पे ओम का नियम क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है, पूरे परिपथ का परिणामी वोल्टेज है, पूरे परिपथ का परिणामी वोल्टेज है। तो अगर इसमें हम ओम का नियम अप्लाई करें तो क्या होता है, ओम का नियम इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू V इक्वल टू IR, जहां पे R क्या है, परिपथ का प्रतिरोध है। लेकिन हमने कहा कि प्रत्यावर्ती धारा के केस में परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग परिपथ की प्रतिबाधा से समझते हैं। तो प्रतिबाधा पूरे परिपथ की हम मान लेते हैं कितनी है, Z है। तब यहां पे अगर आप ओम का नियम अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू I mZ। ठीक है भाई, वोल्टेज मैक्सिमम है तो धारा भी मैक्सिमम लेंगे, तो कितना हो जाएगा, I mZ स्क्वायर है तो चुपचाप स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, यहां पे IM R है, तो R केस में क्या होता है, मिटा दिया ना, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, इसकी प्रतिबाधा कितनी होती है, R होल स्क्वायर है, चुपचाप होल स्क्वायर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ओमेगा। ठीक है, VL बराबर क्या होता था, ओमेगा L ना, इसकी प्रतिबाधा कितनी थी, ओमेगा L। इसी को या हम लोग XL माइनस XC भी बोल सकते हैं। ठीक है, IM। अब यहां पे देख रहे हैं IM इसमें भी कॉमन है, कॉमन ले लो, तो IM स्क्वायर Z स्क्वायर इक्वल टू IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब IM को कॉमन ले लो, IM स्क्वायर Z स्क्वायर इक्वल टू IM का स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर बचा हमारा क्या, R स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, इस IM से ये IM क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Z स्क्वायर इक्वल टू मिला हमको फाइनली R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब यही जेड क्या है, इस पूरे परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा है। तो जेड इक्वल टू क्या मिला फाइनली हमको, यही लिख लेते हैं। इधर स्क्वायर है, दूसरी साइड जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये मिल गया। ये पूरे परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा है। क्या है, प्रतिबाधा है। चलिए पूरे परिपथ की प्रतिबाधा आ गई। अब यहां पे ओम का नियम अप्लाई करो तो धारा कितनी हो जाएगी, धारा आई बराबर V अपान जेड। ठीक है, V अपान जेड, यानी वोल्टेज जितना है उसमें अगर हम कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध है कितना, जेड है, यानी प्रतिबाधा से भाग कर दें। भाई देखिए प्रतिरोध और प्रतिबाधा में अंतर समझिए। अगर आप डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पे प्रतिरोध आपका कहलाता है, और वही प्रतिरोध एसी में आके क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसके हम मैक्सिमम की बात करें, इसके मैक्सिमम यानी आई मैक्स, अगर हमें अधिकतम धारा चाहिए, ठीक है, आई मैक्स, तो वोल्टेज वी मैक्स अपान ये जेड, इसको क्या होना पड़ेगा, न्यूनतम होना पड़ेगा, कम से कम होना पड़ेगा ना। भाई देखिए अगर कोई चीज बटे में लिखी हुई है तो वो बटे वाली वैल्यू तभी बड़ी हो सकती है जब नीचे का डिनोमिनेटर छोटा हो। मान लो अगर यहाँ 10 लिखा है, अगर यहाँ 5 लिखा है तो भाग करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यू 5 से छोटी है, मान लो 2 लिखा है, 2 है, तो 10 में 2 से भाग करोगे 5 आएगा। यानी अगर ये वैल्यू हमारी जितनी छोटी होगी, ये वैल्यू क्या होगी, जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ज्यादा इसका मान आएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको जो है समझते हैं। ठीक, तो आई मैक्स इक्वल टू वी एम, वी एम है कितना, बी मैक्स, यानी कि बी का अधिकतम मान, और बी का अधिकतम मान कितना है, बी एम बटे जेड की वैल्यू कितनी निकाली गई थी, यहां लिखी हुई है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको अधिकतम होने के लिए इसको क्या होना पड़ रहा है, न्यूनतम होना पड़ रहा है। क्या होना पड़ रहा है, न्यूनतम होना पड़ रहा है, यानी कम होना पड़ रहा है। ठीक है, अब कम करने के लिए हम आर के साथ कुछ छेड़खानी तो कर नहीं सकते, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ये तो अकेले हैं। ठीक है भाई, जो बंदा अकेले है उसमें हम कुछ फूट तो डाल ही नहीं सकते। अगर कहीं पे 2 लोग हैं, जैसे यहाँ देखो 2 लोग हैं और ये एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद, यानी एक ही घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों के अंदर कुछ खाना फूसी करके फूट डाली जा सकती है ना। तो चलिए वही काम यहाँ भी कर लेते हैं। ये भाई साहब अकेले हैं तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये जैसे मर्जी वैसे चलेंगे, इनको कोई टोकने वाला है नहीं। लेकिन ये है, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक को टेढ़ा बताओगे तो ये इनको अपोज करेंगे, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो चलो सबसे पहले इन्हीं पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसको कम होने के लिए यानी इनको खत्म कर देना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू न्यूनतम तब हो सकती है जब अगर इसकी वैल्यू न्यूनतम हो जाती है। इसकी वैल्यू न्यूनतम कब हो सकती है, अगर मान लो एक्सएल हमारा बड़ा हो जाए एक्सी से। एक्सएल क्या है, एक्सी से बड़ा है। मान लो एक्सएल की वैल्यू 8 दे दिया और एक्सी की वैल्यू कितनी दे दी, 4 दे दी। तो दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। दूसरा केस पकड़ लो उठा के, एक्सी की वैल्यू इस बार बड़ी ले लो। ठीक है, और एक्सएल की वैल्यू छोटी ले लो। एक्सी को हम 8 मान लेते हैं, इसको 4 मान, सॉरी, ठीक है, तो एक्सी को 8 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। क्या लिखा, एक्सएल माइनस एक्सी, यानी कि 4 माइनस 8, तो क्या मिल जाएगा, माइनस, यहाँ पे सॉरी 4 होगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा ना। हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -4 का होल स्क्वायर बराबर 16। चाहे ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, यानी x चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, बाहर स्क्वायर है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा, यानी हर हाल में हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहां तो काम बन ना रहा। ठीक है, अब एक केस ऐसा है, इसको हम अगर बराबर ले लें, यानी एक्सएल इक्वल टू क्या ले लें, एक्सी ले लें, तब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0।
अब इससे न्यूनतम तो ये हो नहीं सकता, माइनस में जा नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है, तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक ही कंडीशन बचा। चलिए इसको 0 कर लेते हैं। इसको न्यूनतम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सएल इजकल टू क्या होना पड़ेगा, एक्सी। तो एक्सएल इजकल टू एक्सी यानी आई मैक्स इजकल टू क्या मिल जाएगा, वी एम बटे अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस 0 यानी कि वी एम बटे अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर। अब स्क्वायर है रूट के अंदर तो इसको रूट हट जाएगा, वी एम बटे आर। ये हमारी क्या हो गई, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम धारा। ठीक है, और ये मैक्सिमम धारा मिलती कब है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे अनुनाद स्थिति की वो यही है, एक्सएल इजकल टू एक्सी। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। तो ओमेगा को इधर ले आओ तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1 अपान एल सी, एल को इधर भेज दो। ठीक है, तो एल को इधर भेज दिए तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, एल सी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 बाई अंडर रूट एल सी। ये क्या है, कोणीय आवृत्ति वेग। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इजकल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी, 1 अपान अंडर रूट एल सी। तो यहां से क्या मिलेगा, एफ इजकल टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, ये हमारा कहलाता है अनुनादी कंडीशन और ये होती है हमारी अनुनादी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अनुनाद यानी रेजोनेंस की कंडीशन में ही धारा का मान मैक्सिमम मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। तो मैक्स अनुनाद की कंडीशन क्या हो गई, ओमेगा एल सॉरी एक्सएल इजकल टू एक्सी, ये अनुनाद की कंडीशन है। यहाँ पे जब आप सारी वैल्यू रखोगे तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी जो हमारी क्या है, अनुनादी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यही इतना जो है इस एलसीआर परिपथ में कॉन्सेप्ट था जो अभी मैंने आप सभी लोगों का क्लियर किया। तो अब आप सभी लोग कॉपी पेन उठाइए, ठीक है, और वीडियो एंड होने के साथ साथ वीडियो को बंद कीजिए और चुपचाप इसको राइट करने की कोशिश कीजिए। देखिए सारी चीज़ें A to Z जैसे हमने राइट किया है आप लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, समझ लीजिए आपकी तैयारी बेटर चल रही है। ठीक है, अगर नहीं लिख पाते हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए और उसके बाद प्रयास कीजिए। ठीक है, और अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।